हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं केस लॉ का सीरीज लेकर के डेली आ रहा हूं। इस केस लॉ के सीरीज में मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी केस लॉ को मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा दिया है। फिर जो सेकंड नंबर पर मैंने कराया है वो सीआरपीसी के केस लॉ को भी मैंने करा दिया है। फिर आईपीसी के भी केस लॉ को करा दिया गया है। और आज दोस्तों, आज जो कराने वाला बारी है, आज वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बारी है। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी मैं करा दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है उन सभी केस लॉ को मैं डिस्कस करूंगा। साथ में इसके प्रोविजंस को भी बताऊंगा कि ये प्रोविजंस कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, इसको कैसे अडॉप्ट किया गया। कुछ जो केस लॉ जो इंपॉर्टेंट है उन सभी केस लॉ को करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन सभी केस लॉ को हम लोग छोड़ देंगे। हम उसी को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। उसी पेपर को एनालिसिस किया गया। पेपर को एनालिसिस करने के बाद से ही सभी केस लॉ को यहाँ पे लिया गया है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, आपको वाकई में वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा इस चैनल पे। देखिए, जो हम आज फर्स्ट केस लॉ लेके आए हैं वो इंडियन भारतीय संविदा अधिनियम मीन्स की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो इससे जनरल प्रिंसिपल है, इन जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड जो केस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उन सभी केस लॉ को यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे फर्स्ट केस हमने लिया सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी राम एंड कंपनी का ये मामला है। इसमें क्या बताया गया, भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार एक विशेष नियम से संबंधित है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो विस्तार है वो एक विशेष नियम से संबंध रखता है, जिस पर यह संपूर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविदा अधिनियम अपने विशेष विस्तार के लिए पर्याप्त कानून है। अपने पर्याप्त के लिए मीन्स कि अपने ये वैलिडिटी के लिए मीन्स कि अपने विस्तार के लिए ये पर्याप्त कानून है। इसमें और किसी भी कानून की यहाँ तक आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ऐसे मामले में अंग्रेजी विधि के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अंग्रेजी विधि का, जैसे फ्रस्ट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब हमारे संविधान कॉन्ट्रैक्ट में लागू करने की आवश्यकता नहीं होती। अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय केवल अनुनयीय हैं। जैसे हम लोग ऑबिटर डिक्टा पढ़ते हैं, रेशियो डिसेंडाई पढ़ते हैं, उसी तरह से सिर्फ अंग्रेजी का रेफरेंस हम लोग लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी कानूनों का हम लोग अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी राम के केस में बता दिया गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो केस आता है CWT बनाम अब्दुल हुसैन का केस आता है, जो कि जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड केस है। ये जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड केस जो होता है ये कहीं भी सेट खा जाता है। जैसे पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर जनरल प्रिंसिपल की बात की जाएगी तो वहां पे जनरल प्रिंसिपल के पास ये सेट खा जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या बताया गया, यदि समव्यवहार वाणिज्य रूप का है तो उपधारणा है कि पक्षकार विधिक परिणाम से आश्रित है। मीन्स कि आपको पहले से पता चल गया होगा कि इसमें लीगैलिटी क्या होती है। किसी भी केस को, किसी भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं तो उसमें देखा जाता है ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या वो लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर लीगल तरीके से नहीं कर रहा हूँ, अगर फॉरबिडन बाई लॉ कोई चीज़ है, अगर हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वॉइड हो जाएगा। मीन्स कि वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, शुरुआत से शून्य हो जाएगा। यही बात को यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बताया जा रहा है। पक्षकारों पर यह सिद्ध भार है कि विधिक परिणामों की अनुपस्थिति का पता लगाएं। आशय की परीक्षण वस्तुनिष्ठ है कि नहीं, ये व्यक्ति परख कर लें। मीन्स कि आप पहले कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जान लें कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो फॉरबिडन बाई लॉ तो नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, वो किसी अनसाउंड माइंड के द्वारा, पर्सन के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है, वो किसी माइनर व्यक्ति के द्वारा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। वो सभी चीज़ों को पहले आप जांच लें, तब जाके आप क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करें। या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाते हैं किसी माइनर के साथ, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ, तो आपके लिए फिर वो बाद में दिक्कत पैदा कर सकता है। अभी इससे रिलेटेड सभी केस लॉ के बारे में मैं बताऊंगा कि माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो कौन सा दिक्कत होता है, अगर जनरल एक्सेप्टेंस का कोई केस आ जाता है तो उससे क्या दिक्कत होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है बनवारी लाल बनाम सुदर्शन दयाल का केस आ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविदा करने के लिए विधिक संबंध बनाने का आशय आवश्यक होता है। जैसे ही हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें इन्फोर्सिबिलिटी हम लोग लाते हैं, किसका, लॉ का। अगर लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी हम लोग नहीं लाएंगे तो हमारे लिए वो संविदा रही नहीं जाएगा। इसीलिए कंसिडरेशन की बात की जाती है। जैसे हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का हमको कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहीं पे जब हम लोग लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, कंसिडरेशन की आवश्यकता पड़ती है। सोशल एग्रीमेंट क्या होता है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है, इन दोनों टर्म के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए सोशल एग्रीमेंट, जैसे परिवार में कोई एग्रीमेंट करता है वो नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ हो जाता है। जैसे हस्बैंड कहा कि तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाओ, मैं तुमको मार्केट लेके चलूँगा मार्केट शॉपिंग कराने, लेकिन वो नहीं लेके जाता है तो पत्नी इसके लिए केस नहीं फाइल कर सकती। नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम हमको खाना बना के मैं खिलाऊंगी तो आप हमको मार्केट लेके जाएंगे, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब कॉमर्शियल
एग्रीमेंट की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एग्रीमेंट होता है प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स देखे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं, जैसे कि प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस होता है, वो प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट के बाद कंसीडरेशन पेड किया जाता है, और कंसीडरेशन पेड करने के बाद क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेक्शन नंबर 10 के सभी क्या कहते हैं पहलुओं को देखा जाता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से वॉइड तो नहीं हो रहा है, किसी भी ग्राउंड पे खारिज नहीं हो रहा है। व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन नंबर 10 में बताया जा रहा है, सभी वैलिड एसेंशियल्स को देखा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 के खड़ा होकर के। अगर वो सभी चीज़ों को फॉलो कर रहा है तब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट लीगली फोर्सिएबल बाई लॉ है। अगर इस सभी चीज़ों पर नहीं उतर रहा है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं वाइड हो जाएगा किसी भी स्टेज पर जा करके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस आ रहा है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस आ रहा है। इसमें क्या बताया गया था, जैसे कि इस केस को अभी मैं डिटेल में नीचे दिया हुआ है, उसको डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे आशय के निर्धारण का परीक्षण करना, ऑब्जेक्ट का परीक्षण करना कि क्या किसी ने ऐसा ऑब्जेक्ट से कोई वर्क किया है तो क्या उसके ऑब्जेक्ट में क्या वो एथेंटिसिटी है कि नहीं, या वो विश्वास है कि नहीं। यह नहीं कि पक्षकारों के मन में क्या था, यह नहीं सोचना चाहिए कि पक्षकारों के मन में क्या था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में युक्त व्यवस्था क्या सोचना एक अनुमान लगाया जा सकता है। अभी इस केस को जो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी है, ये केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है और ये बहुत ही हिस्टोरिकल केस के नाम से इसको जाना जाता है। हर एक एग्जामिनेशन में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के केस को पूछा जाता है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर के केस को पूछा जाता है। मीन्स कि जो 8-10 केस लॉ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए वो बैकबोन साबित होते हैं, इन केस लॉ को कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। जैसे आप प्री का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उसमें मैच द कॉलम में दे देगा कि ये केस किससे रिलेटेड है, ये केस किससे रिलेटेड है, या फिर आप मेंस में लिखने जा रहे हैं तो इन केस को कहीं भी आप लिख सकते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल प्रिंसिपल पे ये सभी केस बेस्ड है, तो जनरल प्रिंसिपल का केस कहीं भी आप मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जब हम प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम मेंस के बारे में जान जाए तो क्या दिक्कत है। तो देखिए हमारे पास ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूपक कुमार बनाम मोहन ठेदानी का केस, हमारे लिए ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य बना मुरारी लाल का ये केस, थोड़ा सा देखिए इस केस में क्या बताया जा रहा है। ये केस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात किया गया। आपको एक प्रोविजंस लर्न करके रखना पड़ेगा, एक प्रोविजंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए ये 1971 का मामला, इसमें क्या बताया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 299 सब क्लॉज 1 में उपबंध अज्ञापक है। यदि संविदा अधिनियम 299 के प्रावधानों के उल्लंघन में की जाती है तो संविदा अवैध हो जाती है। यहाँ पे 299 में क्या बताया जाए, 299 में बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, जो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं इसी के बारे में 299 में आर्टिकल नंबर 299 में ये बताया गया। लेकिन हम जब 299(1) में जाते हैं तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग करते हैं, किसी विदेश में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे स्टेट के बाहर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर हम एक देश से दूसरे देश में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट को हम लोग रेफर करते हैं कि मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर कौन रहा है, ये प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। अगर गवर्नर की बात आती है, अगर स्टेट दूसरे स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो गवर्नर के नाम पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये हमारा 299 सब क्लॉज 1 में बताया गया आर्टिकल, ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि जो प्रिंसिपल होता है उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। एजेंट मिल करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रिंसिपल को दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये हमारे प्रिंसिपल हैं, इन्हीं के ग्राउंड पे, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो ये बात इसमें बता दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुरारी लाल के ये केस में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओपी स्वर्णकार का ये मामला है। इसमें देखिए यदि सेवा की संविदा संविधिक या संविधिक नियमों से प्रशासित न हो तो संविदा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इसमें ये बातें बता दी गई हैं। अब देखिए ऑफर से रिलेटेड हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, इसमें सभी केस लॉ को हम देखेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ उन सभी केस लॉ को देखेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है निस्संदेह हम उस केस लॉ को छोड़ देंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ कि आपका एग्जाम किसी भी हाल में क्रैक होना चाहिए। यूपी पीसीएसजे का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसको क्रैक करना है हम लोगों को अभी विद्वान नहीं बनना है, हाँ, लेकिन इतना जरूर जानना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसको हमें पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता का मामला आता है। ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप सोच नहीं सकते हैं कि ये किस प्रकार से
किया जाता है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता का। इस केस के बारे में ब्रीफ में मैं फैक्टर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर थे इसमें। जो लालमन शुक्ला नाम का जो आदमी रहता है, ये एक नौकर रहता है, अपने मालिक गौरी दत्ता का ये नौकर रहता है। इसमें गौरी दत्ता जी जो रहते हैं, इनका जो भतीजा होता है वो खो जाता है कहीं। तो ये क्या कहते हैं, अपने नौकर लालमन से कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, तुम मेरे नौकर हो, मेरे मेरे मीन्स कि मेरे सर्वेंट हो, तुम जाओ और हमारे भतीजे को खोज के लाओ। भाई मालिक जो काम कहेगा, उसका जो सर्वेंट होगा वो काम करेगा, आप लोगों को पता है। तो ये जाता है बच्चे को ढूंढने के लिए। तब तक गौरी दत्त जी को पता नहीं क्या हो जाता है कि इन्होंने पैम्पलेट एक छपवा देते हैं और पैम्पलेट में कहते हैं जो भी हमारे भतीजे को खोज के लाएगा मैं उसको 500 रुपया रिवार्ड दूंगा। वो पुराने ज़माने का केस है, 1912 का ये केस है। सोचिए उस समय 500 रुपये कितना महंगा होगा। तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारे भतीजे को खोज के लाएगा मैं 500 रुपये उसको रिवार्ड दूंगा। कुछ देर बाद लालमन वो बच्चे को ढूंढ करके लेकर के चला आता है। जैसे लालमन उनके भतीजे को ढूंढ करके लेके चला आता है, फिर इसको उसके बारे में जो ये पैम्पलेट छपवाए थे जिस पे लिखे थे कि 500 रुपये का मैं रिवार्ड दूंगा, उसके बारे में लालमन को पता नहीं रहता है। फिर किसी से पता चलता है लालमन को कि अच्छा इस प्रकार का उन्होंने किया है गौरी दत्ता जी ने, और हमको रिवार्ड भी नहीं दिया, मैंने उनके भतीजे को खोज के लाया है। तो इसने क्या किया, लालमन जो शुक्ला था, इनने क्लेम किया गौरी दत्ता से कि सर मेरा वो क्या करिए मालिक, मेरा पैसा दे दीजिए जो आपने रिवार्ड में रखा था। तो गौरी दत्ता ने कहा कि कैसा तुम्हारा पैसा? तो उसने कहा था कि जो आपने पैम्पलेट में छपवाया था 500 रुपये के लिए। तो गौरी दत्ता जी ने कहा कि वो तुम्हारे लिए थोड़े नहीं था, तुम तो हमारे वैसे ही नौकर है, तुमको तो मैं वैसे ही पेमेंट कर रहा हूँ, तुमको किस बात की पैसा दें हम अलग से। तो कहा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, और उसके लिए क्या किया, लालमन 500 रुपये के लिए कोर्ट में सूट दायर कर दिया कि नहीं हमें 500 रुपया चाहिए। जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में जब जैसे ही मामला वहाँ पहुँचा तो लालमन को पूछा गया कि क्या तुम्हें उस जो पैम्पलेट पे 500 रुपये के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकला गया था क्या तुम्हें पहले से पता था? तो वो कहा कि नहीं हमें बाद में पता चला। कब? तो जब हम बच्चे को ढूंढ लाए थे तब हमको पता चला था। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं तो तुमको तुम्हारे लिए रिवार्ड नहीं था, वो तुमको रिवार्ड नहीं मिलेगा। वो रिवार्ड कब तुमको मिलता है, जब तुम बच्चे को ढूंढ के ला रहे हो। अगर तुमको पहले से पता चल जाता कि हाँ 500 रुपये का रिवार्ड रखा है तब तुम 500 रुपया पाते, लेकिन अब तुम्हारे लिए वो 500 रुपये का रिवार्ड नहीं रह गया। वो बात बताई गई है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता के मामले में। अब इस फैक्ट से आप इस केस को याद रखेंगे क्योंकि ये केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। आपसे कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक केस टकराएगा और उस समय आप हमारी बताई हुई कहानी को याद करेंगे। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता 1913 का ये मामला है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, ये केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता का केस, उसी तरह से ये भी केस है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। इस केस में क्या हुआ था, एक महिला थी कार्लिल नामक महिला थी और एक कंपनी था कार्बोलिक बॉल स्मोक बॉल कंपनी। ये 1893 का ये मामला है। इस केस में क्या हुआ था कि इस कंपनी ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के द्वारा एक दवा बनाया गया था इन्फ्लुएंजा के लिए दवा बनाया गया था और कहा गया था कि जो मेरे दवा को खाएगा और हमारे बताए हुए रास्ते पर खाता है तो उसको इन्फ्लुएंजा कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होगा। इन्होंने क्या दे दिया था, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया था, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया था, फिर दवा पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लिख दिया था कि जो भी हमारे बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो हमारे दवा को खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा। और इन्होंने क्या कर दिया, एक जनरल ऑफर निकाल दिया। यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है जनरल ऑफर, क्योंकि ये सभी के लिए किया गया है। जैसे फेयर लवली कंपनी है वो सभी के लिए जनरल ऑफर करती है, इसको लगाइए 7 दिन में गोरा चेहरा पाइए। तो उसी तरह इन्होंने भी यहाँ पे ये किया था, जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है इन्होंने भी एक जनरल ऑफर दे दिया था। तो अब जनरल ऑफर में इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने उसके लिए 100 पाउंड उस समय का जो पैसा था इनका 100 पाउंड इन्होंने अलायंस बैंक में जमा कर दिया था। इसलिए जमा कर दिया था कि लोगों को स्ट्रांगली फीलिंग हो जाए कि हाँ ये जो कंपनी है जो दावा कर रही है वो सही रूप से दावा कर रही है। जो इसने विज्ञापन दिया कि जो मेरे बताए हुए दवा को, जो मेरे बनाए हुए दवा को खाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से ठीक हो जाएगा। जैसे बाबा रामदेव ने भी एक दवा निकाला था कोरोना के लिए, कोरोनिल निकाला था, लेकिन सरकार ने मान्यता नहीं दिया था कोरोनिल के लिए। तो बाबा रामदेव भी कह रहे थे कि ये मेरी जो दवा खाएगा कोरोनिल उसका कोरोना समाप्त हो जाएगा, कभी उसको कोरोना नहीं होगा, लेकिन सरकार ने मान्यता उनके दवा को नहीं दिया था। उसी तरह ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला है। तो महिला दवा खाई लेकिन महिला को फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। ये जो कार्लिल नामक महिला है इसको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, इसको हो गया या इसकी अपनी दादी को खिलाई थी या चाची को खिलाई थी, जिसको भी खिलाई थी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इस महिला ने क्या किया, स्ट्रांगली तरह से इनके ऊपर केस फाइल किया कि साहब मैंने दवा खाया, आपके बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन पे खाया, आप मेरे को क्लेम करिए, मेरा जो 100 पाउंड जो आपने अलायंस बैंक में जमा किया है वो हमको क्या करिए, वो पैसा हमें दीजिए। तो इसने कहा कि मैंने तुमसे कब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कह रहा है कि मैडम कार्लिल मैडम मैंने आपके साथ कब कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अब ये लगा अपनी पॉलिसी बताने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की, मैंने कहा आपके साथ वो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। तो इसने कहा, कार्लिल ने कहा कि साहब
आपने बताया था कि जो भी मेरे दवा को खाएगा और दवा को खाने के बाद मेरे प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जैसे जैसे प्रिस्क्रिप्शन दवा पे लिखा रहता है उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खाएगा, तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ। मैंने खाया, मैंने उसको एक्सेप्टेंस कर लिया, तो ये मामला लेकर गई कोर्ट में। जैसे ही कोर्ट में मामला पहुंचा तो फिर जज के सामने ये मामला पहुंचा कि यार क्या हो गया इसमें। तो कार्लिन ने कहा कि साहब इन्होंने बताया था कि इस प्रिस्क्रिप्शन से आप दवा खाइएगा, उस प्रिस्क्रिप्शन पे मैंने दवा खाया, लेकिन फिर भी मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया। अब ये उसके लिए 100 पाउंड इन्होंने बैंक में पैसा भी जमा करके रखा है, लेकिन वो पैसा देने से मना कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने कंपनी से कहा कि कंपनी अब तुम्हारी गणित यहाँ पे नहीं चलेगी। कंपनी, अगर तुमने स्ट्रांग फीलिंग लोगों को दिया है, स्ट्रांग फेथ लोगों के मन में भरा है कि हाँ ये जो मैं दवा बना रहा हूँ इसको खाने से इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और 100 पाउंड मैं क्या करूँगा, उनको दूंगा अगर किसी को हो भी जाता है, तो अब तुमको पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कार्लिल को। तो कंपनी के द्वारा पैसा दिलवाया गया कोर्ट के द्वारा कार्लिल को, तो इसीलिए ये केस फेमस हो गया। और इस केस को हम लोग जानते हैं नाम से कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। 1893 का ये मामला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। कभी भी पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, ये जनरल ऑफर से रिलेटेड ये केस है। कभी भी आपको इसकी याद रखना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड केस है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, क्योंकि जनरल ऑफर से। दोस्तों ये रेलिवेंट केस है, इसीलिए मैं इसमें टाइम दिया हूं। अगर ये रेलिवेंट ना होता तो मैं बिल्कुल इस पर टाइम नहीं दिया हूं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने कम्युनिकेशन लिखा था, उसी कम्युनिकेशन को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया। वही सारी बातें लिखी है जो बातें मैंने आपको कहानी के रूप में बताई है। मेरी कहानी में के द्वारा बताई हुई बातें आपको याद रहेगी ये पढ़ने से अपेक्षा ज़्यादा, इसलिए मैंने इस केस को आपको समझाया। ये केस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए अब यहाँ पे एक हमारे पास केस आता है, ये ऊपर वाले केस के नाम से आ जाता है और नीचे वाले केस के नाम से आ जाता है। जो हमारा हार्वे बनाम फेसी का केस है, इसी नाम से केस के नाम से क्वेश्चन बनता है कि हार्वे बनाम फेसी। ये मैकपर्सन बनाम अपड्डा के नाम से नहीं बनता है केस, हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो हार्वे बनाम फेसी के नाम से क्वेश्चन बनता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि केवल न्यूनतम कीमत पर प्रस्तावक विक्रय करेगा, सिर्फ न्यूनतम कीमत पर प्रस्तावक विक्रय करेगा का कथन संविदा का निर्माण नहीं करता। ये संविदा का निर्माण नहीं होता। अगर इस प्रकार से न्यूनतम कीमत पर ही बेचेगा तो इस प्रकार का अगर संविदा का निर्माण किया जाता है तो वो निर्माण जरूरी नहीं है इस प्रकार का करेगा। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट केस आता है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम वुड्स कैट्स केमिस्ट लिमिटेड का केस है कि जो 1952 का केस है। इसमें क्या कहा गया, यह अवधारित किया गया कि वस्तुओं को मूल्य सूची के साथ प्रदर्शित करना भले ही वह स्वयं सेवा प्रणाली वाली दुकान में ही क्यों ना हो, वह केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण नहीं, ऑफर टू प्रपोजल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई मॉल में जाते हैं, मॉल में कोई भी चीज़ें रखी रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले में कोई भी चीज़ें रखी रहती तो हम डिस्प्ले में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं। ऐसा थोड़े नहीं कि डिस्प्ले में जो सामान रखी गई है वो सिर्फ किसके लिए रखी गई है, बेचने के लिए रखी। कुछ सामान को डिस्प्ले में रखा जाता है, उसको प्रिजर्व करके रखा रहता है कि लोग इसको देखेंगे और अट्रैक्ट होकर आएंगे। वो क्या होता है, वो ऑफर टू प्रपोजल होता है। वो ऑफर दिया जाता है, ऑफर आपको देना होता है, प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करेगी। वो कंपनी जो होती है, वो जो दुकान होता है, वो उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करेगी, तब जाके आप किसी भी सामान को परचेस कर सकते हैं। जो कैटलॉग में लगाया जाता है जो भी चीज़ें, वो क्या होता है, वो एक प्रकार का प्रपोजल होता है, वो एक प्रकार का ऑफर होता है आपके लिए। आप जाते हैं दुकान पे, ऑफर करते हैं कि भाई साहब ये जो आप कैटलॉग में सामान लगाएं, ये सामान आप हमको बेचेंगे, तो वो कहता है कि हाँ हम इतने में ये सामान बेचेंगे। तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। वही चीज़ फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम केस में बताया गया था। अब देखिए हाइड बनाम रेंज का केस है जो हमारे पास नेक्स्ट केस आता है। हाइड बनाम रेंज का केस आता है जो कि 1840 का केस है, ये बहुत पुराना केस है। उसके बाद से हमारे इंडिया का जो केस आता है, यूपी राज्य निर्माण निगम लिमिटेड बनाम इंड्योर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1996 का मामला है। इसमें क्या बताया गया, प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त या नष्ट कर देता है। मीन्स की जो क्रॉस ऑफर की बात की जाती है, जो क्रॉस ऑफर होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये काम तुम 10 रुपये में करोगे, वो कहा कि नहीं मैं ये काम 12 रुपये में करूंगा। तो जो हमारा पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने कहा था कि नहीं 10 रुपये में करोगे, और जैसे ही वो कह दिया कि 12 रुपये में मैं करूंगा, 10 रुपये में मैं नहीं करूंगा, तो हमारा जो फर्स्ट ऑफर था, जो फर्स्ट मैंने प्रपोजल किया था, वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। अब नया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया 12 रुपये पे। अगर वो 12 रुपये पे तैयार हो जाता है तो हम एग्रीमेंट कर जाते हैं कि हाँ चलो 12 रुपये पे करेंगे, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वही लिखा है प्रति प्रस्ताव, जैसे वो दूसरा प्रस्ताव दिया है उसी को क्रॉस ऑफर के नाम से हम लोग जानते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है क्रॉस ऑफर से रिलेटेड कौन सा केस है, तो यहाँ पे ये केस का नाम न देकर के, यूपी राज्य निर्माण निगम लिमिटेड का नाम न देकर के हाइड बनाम रेंज का नाम देता है, क्योंकि जो इंग्लिश का केस होता है उसी केस को यहाँ पे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कि बच्चों को फंसाने के लिए ये कार्य किया जाता है आयोग के द्वारा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है, वो हमारा केस आता है फूड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम
रामकेश यादव का। अब इस केस में देखिए क्या कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि जब प्रस्ताव सशर्त होता है, अगर प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का कंडीशन लगा दिया गया था, कोई भी शर्त लगा दिया, तो प्रस्तावक के पास यह विकल्प होता है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करे या प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का हम लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें लगा दिया गया है कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अब उसने कंडीशन लगा दिया है कि फॉर्म को आप ऑनलाइन भरेंगे। अब ऐसा तो नहीं ना कोई कि मैं फॉर्म निकलवाऊंगा, मैं फॉर्म को डाउनलोड करूंगा, फिर फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद मैं हाथ से भरूंगा और हाथ से ले जा करके क्या करूंगा, आयोग को जमा करूंगा। नहीं, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। जो बताया गया रास्ता, उसी रास्ते से आपके अनुसार चलना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है उसके साथ, तो उसके बताए हुए रास्ते पे आपको चलना है। अगर वो कह रहा है कि हमको ऑनलाइन आप हमको फॉर्म भर कर दीजिए, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भर करके देना है। ये नहीं कि मैं फॉर्म को ऑफलाइन निकलवाऊंगा और ऑफलाइन में फॉर्म को जमा करूंगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे नहीं माना जाएगा। देखिए, प्रस्तावक सशर्त प्रस्ताव के एक भाग को स्वीकार नहीं कर सकता है। सिर्फ आप एक भाग को स्वीकार नहीं कर सकते, जो प्रस्तावक द्वारा निष्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, जिस परिणाम के लिए प्रस्ताव किया जाता है, उसे अस्वीकार कर देता है। अगर आप मान लीजिए कि आप ले जाकर फॉर्म हाथ से भर करके और जमा करते हैं, तो क्या यूपी पीसीएस जे के लिए आप एस्पिरेंट रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। उसने कहा कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो मैंने मोड बताया था उस मोड में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करिएगा, लेकिन आप बहुत होशियार हैं, आप हाथ से भर करके फॉर्म ला करके यहाँ पे जमा कर रहे हैं, तो आपके फॉर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि जो मोड में मांगा जा रहा है आपसे, उसी मोड में आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्टेंस करेंगे, तभी आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होगा। ये केस हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस केस को हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, हमारे लिए ये केस इंपॉर्टेंट है। हैरिस बनाम निकर्सन। नीलामी का विज्ञापन मात्र ही एक प्रस्ताव का आमंत्रण, इनविटेशन टू ऑफर होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड कौन सा केस है, तो हैरिस बनाम निकर्सन का जो केस है वो इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड केस है। देखिए, स्पेंसर बनाम हार्डिंग, जो भी हमारे पास फॉरेन के केस आ रहे हैं, हम फॉरेन के चीज़ को नहीं मानते हैं इंडिया में, लेकिन जो फॉरेन से रिलेटेड जो भी केस आ रहा है वो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम लिया गया वो फॉरेन से अडॉप्ट किया गया। ये 1872 का कानून नहीं है। आप समझ सकते हैं, 1860 में हमारा आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, और 1861 में हमारा इंडियन पुलिस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था, और पुलिस एक्ट के कुछ ही दिन के बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू कर दिया गया 1872 में। तो आप समझ सकते हैं ये पुराना कानून है, इससे जो भी रिलेटेड मामले आएंगे वो सब आपको अंग्रेजी मामले ही ज़्यादातर मिलेंगे। अभी जो हाल में 2018, 2019, 2017 में जो मामले हुए हैं, वो मामले आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आपके लिए जो मामला इंपॉर्टेंट रहता है वो जो पुराने जो इंग्लैंड से रिलेटेड केस हैं, जो प्रीवी काउंसिल के केस हैं, जो क्वीन बेंच के रिलेटेड केस है, वही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अब बता रहे हैं यहाँ पे स्पेंसर बनाम हार्डिंग के केस में निविदा और कोटेशन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन प्रस्ताव का आमंत्रण है। जैसे कि कोटेशन, कोई कंपनी होती है अपनी कोटेशन निकाल देती है कि हाँ मैंने ये कोटेशन निकाला। जैसे शेयर के मामले में ले लीजिए कि कोई कंपनी होती है अपना आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करती है, और उस ऑफर को आप क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो उससे उसके दिए हुए शेयर्स को आप क्या करते हैं, परचेस करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कोई भी निविदा मीन्स कि कोई भी टेंडर किया जा रहा है, चाहे कोई भी कोटेशन आमंत्रित किया जा रहा है, वो प्रस्ताव के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। मीन्स कि आपको इनविटेशन भेजा जा रहा है कि आप क्या करें, आए और प्रस्ताव में मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करें। ये बात इस केस में बताया जा रहा है। अब हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन के केस में देखिए, मुद्रित नियम, जो नियम छापा गया तथा शर्तों का उचित सूचना प्रस्तावकर्ता को दी जानी चाहिए। जो सूचना आपको प्रस्ताव आप कर रहे हैं तो वही सूचना आपको दी जानी चाहिए। यदि इस तरह की सूचना नहीं दी जाती है तो प्रस्तावक इस तरह के नियम और शर्तों से बाध्य नहीं होता है। आपको किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको वहाँ पे शर्त रख देनी चाहिए कि हाँ मैं ये जो शर्त है, इसी शर्त पे मैं अपना ये काम करूँगा। अगर ये शर्त नहीं होगा तो इस शर्त पे मैं अपना काम नहीं करूँगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक शर्त को देख करके होता है कि हाँ आज अगर हमको 100 बोरा चावल चाहिए तो हमको ये 100 बोरा चावल किस दिन चाहिए। जैसे हमको आज 8 तारीख है तो 8 तारीख को ही हमको 100 बोरा चाहिए। अगर वो 9 तारीख को चावल 100 बोरा दे रहा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें आज भंडारा कराना है, आज हमें खिलाना है, आज प्रयागराज में हमको भंडारा करना है। तो जिस दिन हमको ज़रूरत होगा उसी दिन पे, उसी तय समय पर ही आप हमको देंगे, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होंगे। पता चले कि आज हमको भंडारा कराना है, आज हमारे यहाँ शादी है, आप 2 दिन बाद हमको सामान दे रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए वैलिड नहीं रह जाएगा। अब देखिए हमारे लिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत संघ बनाम वाला केस इंपॉर्टेंट। अब एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हमसे केस देखते हैं कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कौन कौन से केस इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी तरह टॉपिक वाइज अगर आप केस को लर्न कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
ये केस हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पावेल बनाम ली का केस है जो कि 1908 का है। संसूचना मीन्स की जो कम्युनिकेशन की बात की जाती है, संसूचना केवल प्राधिकृत व्यक्ति से ही प्राप्त की जानी चाहिए। जैसे कोई भी सूचना होती है वो हमें प्राधिकृत व्यक्ति से ही प्राप्त की जानी चाहिए। जैसे कि अभी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज़ के बारे में मैंने अभी पब्लिश किया है, आप चाहेंगे तो वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जैसे AIBE का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उस AIB के एग्जामिनेशन के लिए पहले ये हल्ला हो रहा था कि नहीं मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, मामला को स्टे कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, AIB का एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन आज एक पेपर आया है और उस पेपर के माध्यम से कह दिया गया है कि नहीं, बार काउंसिल क्या कह रहा है कि बताया है कि AIB के एग्जामिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगाया गया है। तो हमको किसके द्वारा पता चला ये बात? ये एक अथॉरिटी के द्वारा, एक जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा हमें पता चल गया कि नहीं भाई AIB के एग्जामिनेशन के लिए किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। तो उसी रोक नहीं लगाया गया है तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं उसके कोरिलेट कर रहा हूँ कि कोई भी सूचना जो होती है, जो एक अथॉरिटी देती है, वो सूचना क्या देती है? सही देती है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा बता दिया कि कोई रोक नहीं है, तो कोई रोक नहीं है। अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कह देता कि हाँ भाई रोक लगाया गया है, तो AIB के एग्जामिनेशन पर हम भी मानते कि रोक लगाया गया। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी कह रही है कि कोई रोक नहीं लगाया गया, तो कोई रोक नहीं लगाया गया। इस पावेल बनाम ली के मामले में देखिए, इसे उक्त व्यक्ति द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। उक्त व्यक्ति के जो रीजनेबल पर्सन होता है उसी के द्वारा किसी भी सूचना को देना चाहिए जिसे प्रतिग्रहण करने का प्राधिकार है। अपराधिकार व्यक्ति द्वारा संसूचना विधि की दृष्टि में कोई सूचना नहीं है। जैसे कि कोई फर्जी न्यूज़ नहीं निकाल दिया जाता है कि अरे UPPCSJ का एग्जामिनेशन टल गया, UPPCSJ का एग्जामिनेशन कल है, UPPCSJ का एग्जामिनेशन अब 5 साल बाद होगा। इस प्रकार का कोई सूचना, फर्जी सूचना दे रहा है, वो प्राधिकृत सूचना नहीं होता है। उस सूचना का कोई मतलब नहीं रहता। अगर आयोग दे रहा है कि नहीं UPPCSJ का एग्जामिनेशन 12 फरवरी 2023 को होगा, तो 12 फरवरी 2023 को ही एग्जाम होगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटेटिव चीज़ को हम लोग मानते हैं। वही बात ये पावेल बनाम ली में बताया गया। अब आपको इससे याद रहेगा कि मैंने AIBE एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल पावेल बनाम ली पे दिया था और UPPCSJ का एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल मैंने पावेल बनाम ली पे दिया था। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो फेल्ट हाउस बनाम विंडले का केस आता है। जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए रामबाण होगा। देखिए, फेल्ट हाउस बनाम विंडले का केस आता है। स्वीकृति केवल प्रस्ताव को संसूचित की जानी चाहिए। जो स्वीकृति हो तो वो सिर्फ प्रस्तावक को संसूचित की जानी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करना विधि की दृष्टि में कोई संसूचना नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम संसूचना दे रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, भाई हमको जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो हमारे छोटे भाई को दे रहा है इन्फॉर्मेशन, तो उससे क्या मतलब? जो आगा जैसे कि मेरा परीक्षा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन कोई देना कि हाँ तुम्हारा एग्जामिनेशन 12 फरवरी 2023 को UPPCSJ का। अब हमारे घर में सबको पता है और हमको पता ही नहीं है कि 12 फरवरी 2023 को हमारा UPPCSJ का एग्जामिनेशन, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पे वही बताया जा रहा है, प्रस्ताव करने वाला यह शर्त नहीं लगा सकता कि जिसे प्रस्ताव किया गया है उसका यह उत्तरदायित्व है कि वो यदि प्रस्तावक को स्वीकार करे तो इसका इनकार करे। दूसरे शब्दों में मौन को स्वीकृति के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी चीज़ के लिए मौन हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, आपने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि आप दिल्ली घूमने चलोगे, आप मौन हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो आपसे फिर पूछा जा रहा है दिल्ली घूमने चलोगे, आप कुछ नहीं समझ रहे, कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाएगा कि नहीं आप भी रेडी हो। आपका मतलब ये नहीं माना जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें ये समझा रहा है कि उसको ये नहीं माना जाएगा कि नहीं वो तैयार हो गया। मौन रहने का मतलब स्वीकृति नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मौन को स्वीकृति के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये फेल्ट हाउस बनाम विंडले के केस में बता दिया गया था, जो कि 1863 का केस है और ये लागू भी होता है। भारत संघ बनाम S नरेश सिंह का मामला है। इसमें क्या बताया है? अंतर्निहित संस्वीकृति उच्च अधिकारी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन होता है। यह किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं करता है और अपने प्रस्ताव को प्रस्तावक को प्रतिसंहरित कर सकता है। इस प्रकार का ये कर सकता है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस आ जाता है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना रामकेश यादव 2007 का ये मामला होता है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस केस को हम देखते हैं। इस केस में ये बताया है, जब प्रस्तावक सशर्त होता है, किसी भी प्रस्ताव को करने से पहले शर्त रखी जाती है कि हाँ, बड़े प्रस्ताव की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऑटो में बैठने जा रहा हूँ उसमें मैं उसके लिए शर्त रखूँगा। कभी कभी ऑटो में बैठने के लिए भी शर्त रखी जाती है कि चलो मैंने ये गाड़ी क्या किया, रिजर्व किया, तुम हमें हमारे घर से उठाओ और हमें ले आके रेलवे स्टेशन पे, फिर उसके बाद से एयरपोर्ट पे जहाँ तुमको छोड़ना है वहाँ पे छोड़ो। तो इस प्रकार का शर्त वहाँ पे भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो शर्त बताया जा रहा है इसके देखिए, जब प्रस्तावक सशर्त होता है तो संस्वीकृतिकर्ता के पास सशर्त प्रस्ताव स्वीकार करने का या सशर्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का या प्रति प्रस्ताव देने का विकल्प होता है। वो कह सकता है कि नहीं, वहाँ पे बैरिकेटिंग रहता है रेलवे स्टेशन पे। जब मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ किसी ऑटो वाले से तो
वो कह सकता है कि नहीं मैं इसी रोड पे आपको छोड़ दूंगा। तो मैं पूछूंगा क्यों, तो वो कहेगा कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, हम जाएंगे तो 1 घंटा जाम में फंस जाएंगे। तो वो क्या कर सकता है, उसको या तो अस्वीकार कर सकता है या तो वो विकल्प को बदल दे सकता है कि मैं रेलवे स्टेशन से आपको 500 मीटर दूरी पे ही छोड़ दूंगा, आपको वहां से पैदल जाना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते तो एक्सेप्ट करें, नहीं एक्सेप्टेंस करना चाहते तो दूसरे को पकड़ेंगे। लेकिन वह उस प्रस्ताव के कुछ भाग को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसके लिए हितकर हो और उस भाग को अस्वीकार कर दे जो आरोपित करता है। इस प्रकार का हम एक्सेप्टेंस कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, जो कि 2008 का मामला है। देखिए अब इंडिया के मामले भी आपको दिख रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में स्वीकृतिकर्ता को मौन आचरण जो सकारात्मक कार्य का रूप लेता है एक स्वीकृति बन सकता है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप मौन भी हैं, अगर आप वहाँ पे बैठे हैं तो ये माना जाएगा कि आपने स्वीकृति अपनी दे दी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है एंटोर्सन लिमिटेड बनाम, ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे पास केस नहीं है। उसके बाद से भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी, ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया ऐसे मामले में जहां संविदा डाक संचार द्वारा दी जाती हो, किसी भी डाक के द्वारा इस प्रकार की संसूचना दी जाती हो, संविदा का स्थान वो स्थान होता है जहां स्वीकृति पत्र भेजा जाता है। जैसे कि हम लोग जो एक्सेप्टेंस पत्र भेजते हैं, जो एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं, वही माना जाएगा। तत्कालिक संचार के मामले में संविदा का स्थान वह स्थान होता है जहां स्वीकृति को सुना जाता है, जहां पे स्वीकृति को सुना जाता है वही स्थान होता है। अब हम बात करते हैं कंसीडरेशन से रिलेटेड जो भी मैटर। अगर हम कंसीडरेशन की बात करते हैं तो कंसीडरेशन कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2D में हमको इस कंसीडरेशन के बारे में बताया गया है। 2D में आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसीडरेशन कहाँ पे डिफाइन किया गया, तो ये सेक्शन 2D में किया गया है। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा केस जो आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट केस है, वो दुर्गा प्रसाद बलदेव का केस है। क्यूरी बनाम मीसा का भी केस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुर्गा प्रसाद बलदेव का केस है। ये केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, दुर्गा प्रसाद बलदेव का केस। देखिए पहले मैं आपको क्यूरी बनाम मीसा का केस बता दे रहा हूं। न्यायालय ने अवधारित किया कि विधि की दृष्टि में मूल्यवान प्रतिभूति, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति जैसे कि डायमंड की रिंग हो गई, सोने की रिंग हो गई, ये क्या होता है, एक वैल्यूएबल प्रतिभूति होती है। एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इन रिटर्न ऑफ, इन ल्यू ऑफ, उसको आप इन रिटर्न ऑफ, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मैं दुकान पे गया, मैं एक बिस्किट खरीदा, तो बिस्किट के रिटर्न में मैं क्या दूंगा, हमारे लिए कंसिडरेशन क्या होगा, बिस्किट होगा, और उस दुकानदार वाले के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, वो मनी जो होगा, जो मनी मैं उस सामान के लिए दूंगा, वही मूल्यवान प्रतिभूति की बात कर रहा है। या तो किसी एक पक्ष के किसी अधिकार, हित, लाभ या प्रतिलाभ में या किसी अन्य पक्ष के प्रति समर्पण, हानि, क्षति या उत्तरदायित्व में निहित हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे मैंने कोई बिस्किट खरीदने मैं दुकान पे गया, तो मैं उसको क्या दूंगा, मैं कुछ अमाउंट दूंगा, इन रिटर्न ऑफ दूंगा, और वो उस रिटर्न ऑफ में हमको क्या देगा, वो बिस्किट देगा, वो टॉफी देगा, वो चॉकलेट देगा, और मैं उसके बदले में क्या दूंगा, उसको पेमेंट दूंगा। उसी को कंसिडरेशन कहा जाता है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो दुर्गा प्रसाद बलदेव का केस आ रहा है। यदि कार्य वचनदाता की प्रवंचना पर किया जाता है, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के मामले में यह था कि एक कलेक्टर था, उस कलेक्टर ने क्या किया था, वो एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि इसको क्या करना है, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाकर एक मार्केट तैयार करवाना है। मार्केट तैयार कराने के लिए कहा गया था। यदि कार्य वचनदाता की इच्छा पर, प्रवंचना की इच्छा पर किया गया है तो वैध प्रतिफल का सृजन होगा। यहाँ पे जो प्रतिफल होगा, जो कंसिडरेशन होगा, वो वैध कंसिडरेशन होगा। यदि कार्य वचनदाता की वांछा पर नहीं किया गया है तो वो वैध प्रतिफल नहीं होगा। भाई जो पैसा दे रहा है, जो जिस प्रकार से बनवाना चाहता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, अगर उसके बताए हुए रास्ते पे अगर काम आप नहीं करेंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। वही बताया जा रहा है। कंसिडरेशन हमेशा वचनदाता की इच्छा पर दिया जाता है। कोई भी कंसिडरेशन होता है जो कि वचनदाता के इच्छा पर दिया जाता है। अगर वो इच्छा कर रहा है तभी हम देंगे या फिर नहीं देंगे। और हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद के केस से। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया है कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीबिटी इंडिया में अप्लाई है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीबिटी ऑफ डॉक्ट्रिन, जो डॉक्ट्रिन होता है प्रीबिटी का, वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता। ये नॉट अप्लाई इन इंडिया। जो डॉक्ट्रिन होता है प्रीबिटी का, वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। इसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर के कंसीडरेशन से रिलेटेड होते हैं। हमारे पास कंसीडरेशन कई प्रकार के होते हैं, पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन और फ्यूचर कंसीडरेशन। उसी फ्यूचर कंसीडरेशन से ये रिलेटेड केस लॉ है, जो हमारा केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद का केस है। ये जो केस है वो कंसीडरेशन से रिलेटेड है। किस प्रकार के कंसीडरेशन से, ये फ्यूचर के कंसीडरेशन से रिलेटेड केस है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद का क्या है, फ्यूचर कंसीडरेशन से रिलेटेड कौन सा केस है। तो मैं सभी पहलुओं को आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ये फ्यूचर कंसीडरेशन से रिलेटेड केस है। इसको कई बार मैंने रिपीट कर दिया जिससे कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए।
अंशदान, अंशदान के भुगतान का वचन तभी परिवर्तनीय होगा जब वो किसी पक्षकार को वचन दिया गया हो, वह वचन के आधार पर दे होगा। मीन्स कि जो वचन दिया गया है उसी वचन के आधार पर क्या होगा, वो पेमेंट किया जाएगा, चाहे उसको दे होगा। इसीलिए इसको फ्यूचर कंसिडरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कौन सा केस? केदार बनाम गोरी मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एक लाइन में ही समझाया गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अपनी वैल्यू रखता है केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली और अन्य का मामला है, जो 1914 का मामला है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा 1900 का मामला ज्यादा मिल रहा है, 1800 का मामला ज्यादा मिल रहा है। इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वहीं पे ये सभी केस होते थे और उसी सब केस को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ला करके डाला गया है। यहां पे लिखा है धर्मांतरण कारणों के लिए अंशदान व वचन उस दशा में परिवर्तनीय नहीं होता है जब दूसरे पक्षकार पर कोई दायित्व न हो। ये अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली के केस में बनाया गया था। अब हमारे पास देखिए ट्विंडल बनाम एटकिंसन का मामला क्या है। ये कि 1861 का मामला है, ट्विंडल बनाम एटकिंसन का। अंग्रेजी विधि क्या कहता है, अब इसमें इंग्लिश लॉ जो है वो क्या कहता है, यह आवश्यक नहीं कि वचन ग्रहीता जो प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिसी से ही प्रतिफल प्राप्त हो। मीन्स कि जो प्रॉमिस किया है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी से प्रतिफल प्राप्त हो, उसी से सिर्फ कंसिडरेशन लिया जाएगा। प्रतिफल से अपरिचित वाद दायर नहीं हो सकता है। मींस कि जो प्रतिफल होता है इस पे अपरिचित वाद दायर नहीं किया जा सकता है। यह ट्विडन बनाम एटकिंसन के मामले में 1861 में कहा गया था इसमें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो चिनैया बनाम रमैया का केस आता है। इसमें क्या बताया गया है कि कंसिडरेशन के बारे में सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। हमारा जो क्वेश्चन पूछता है वो इस नाम से निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमारा जो क्वेश्चन पूछता है वो चिनैया बनाम रमैया 1881 के नाम से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में। आप ध्यान रखिएगा, आप खोजेंगे निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 2013 तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन इसी जगह पर आपको चिनैया बनाम रमैया के नाम से आपको केस मिलेगा जो कि 1881 का केस है। इसमें क्या बताया गया, भारतीय विधि संविदा के लिए प्रतिफल का अनिवार्य रूप से संबंधित संविदा के पक्षकारों द्वारा दिया जाना आवश्यक नहीं है, ये बात इसमें बताया गया है। फिर चिदम्बरा बनाम PN रंगा का केस है, 1965 का केस है। इसमें बताया गया प्रतिफल कुछ ऐसा होना चाहिए जो न केवल पक्षकारों बल्कि विधि में भी कुछ मूल्य रखता हो। अब इतना कम भी प्रतिफल नहीं हो कि जैसे लगे कि एक जमीन हम खरीद रहे हैं 5 बीघा और उसके लिए मैं 2 रुपये दे रहा हूँ, 2 रुपये में मैं जमीन खरीद ले रहा हूँ, तो इस प्रकार का भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन उसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं 5 रुपए का कोई सामान खरीद रहा हूं तो 5 रुपए के हिसाब से हमको वो भी सामान दे। जैसे मैं 5 रुपए का एक चॉकलेट ले रहा हूं तो 5 रुपए का, ये नहीं कि हम 50 पैसे उसको दे रहे हैं, वो 5 रुपए का चाहे 10 रुपए का चॉकलेट हमको दे रहा है। इस तरह से भी कंसिडरेशन नहीं किया जा सकता। ये चिदम्बरा बनाम PN रंगा के मामले में ये कहा गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। अब जो देखिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट आता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस आता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। ट्विडल बनाम एटकिंसन का मामला है और इस मामले के साथ साथ एक और आता है डनलप प्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेफ्रिज कंपनी लिमिटेड, जो कि 1915 का मामला है। आप इससे याद कर लीजिएगा, डनलप कंपनी का टायर आता है जो कि 4 व्हीलर में लगता है, 2 व्हीलर में लगता है, सब जगह डनलप कंपनी का टायर लगता है, उसी से रिलेटेड मामला है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत स्थिति, अब क्या अंग्रेजी विधि के अंतर्गत क्या स्थिति थी, इस केस को हम देखते हैं। संविदा के गुप्तता के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। मीन्स कि इसमें किसी भी बात को गुप्त रखने के लिए अनुसरण किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया कि कोई भी अजनबी संविदा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता यद्यपि उसके लाभ के लिए निर्मित हो। जो लाभ के लिए निर्मित किया गया है, जिसको लाभ के लिए बनाया गया है, सिर्फ वही इस केस में फॉल कर सकता है। जिसको लाभ के लिए नहीं बनाया गया है वो दूसरा आदमी इससे लाभ नहीं पा सकता है। ये क्या कहते हैं, डनलप प्यूमेटिक टायर कंपनी के मामले में ये बात बताई गई थी। फिर उसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है MC चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का केस आता है, जो कि 1970 का केस है। और फिर उसके बाद से जमुना दास बनाम पंडित राम अवतार पांडे, ये दोनों केस आ रहा है। दोनों का एक ही नाम है, दोनों मीन्स की एक ही केस पे, एक ही फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड है। देखिए भारतीय विधि के अंतर्गत स्थिति, अभी तो अंग्रेजी विधि के अंतर्गत स्थिति को हम लोगों ने देखा, अब भारतीय विधि के अंतर्गत स्थिति को देखिए। यहाँ पता है सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, जो संविदा की गुप्तता का सिद्धांत होता है, मीन्स की जो प्रिविटी होता है, जो प्राइवेसी रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, भारत में लागू होता है और संविदा से अपरिचित व्यक्ति पर वाद नहीं चलाया जा सकता। जो संविदा से अपरिचित लोग हैं उन पर वाद नहीं चलाया जा सकता। ये गुप्तता का सिद्धांत भारत में लागू होता है और संविदा से अपरिचित व्यक्ति पर वाद नहीं चलाया जा सकता। मीन्स की जो अपरिचित हैं उससे वाद नहीं चलाया जा सकता। लेकिन किसी किसी केस में आपको ये मिलेगा कि जो
संविदा का वादा है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी है, वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे इस केस में बताया गया कि ये भारत में लागू होता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में बताया गया है 1911 से लेकर के 1912 के केस में कि यहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अप्लाई हो रहा है। इस केस के हिसाब से अप्लाई हो रहा है, लेकिन बाकी जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में अप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब देखिए नेक्स्ट केस, नवाब ख्वाजा मोहम्मद बनाम नवाज हुसैन बेगम। ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई न्याय या सार या भार सृजित किया जाता है, संविदा के लिए अपरिचित होने के बावजूद उसे प्रवर्तित कर सकता है। अगर संविदा किया गया है, मीन्स कि प्राइवेट में कोई संविदा किया गया, उस प्राइवेट में संविदा किए हुए संविदा को कोई अगर जान जाता है तो उसके लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो केस आता है वो कैपेसिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस आता है कि कौन व्यक्ति जो होता है वो कैपेसिटी, किसके पास कैपेसिटी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। अब क्या एक माइनर व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है? तो नहीं। क्या एक माइनर व्यक्ति जो होता है, किसको माइनर व्यक्ति हम लोग कहते हैं? देखिए इस केस को जो संविदा करने की क्षमता, जो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का केस है, इस केस को मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी मैं फिर यहीं पे देखिए, ये पेज नंबर जो 6 चल रहा है, अभी ये पेज नंबर 6 पे मैं आ रहा हूँ। मैं आपको अभी अपना हैंड रिटेन नोट्स दिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड। देखिए इसमें क्या बताया गया है। देखिए ये मैंने मेंस के लिए नोट्स बनाया है, वो नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को ये नोट्स शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ। माइनर एग्रीमेंट क्या होता है उसी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1857, जो मेजोरिटी एक्ट है 1857 का, ए माइनर इज ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंपेल्ड द एज ऑफ 18, जिसने अपना एज कंप्लीट नहीं किया है। कितना? 18 साल का जो एज है उसने अपना एज कंप्लीट नहीं किया है। नाइदर सेक्शन 10 नॉर सेक्शन 11 मेक इट क्लियर, ना सेक्शन 10 में वो फॉल कर रहा है, ना ही वो सेक्शन 11 में फॉल कर रहा है। इट क्लियर वेदर द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। यहाँ पे जो माइनर के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट किया जाएगा वो क्या होगा? वॉइड होगा। और कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल, और जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वाइडेबल हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो केस अभी हम लोग देख रहे थे वही केस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट, अगर माइनर एग्रीमेंट कर लेता तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? वही केस है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का, जो 1902 से लेकर के 1903 तक ये मामला चला था। उसी केस के बारे में हम बात करेंगे। जो पीछे जो पेज नंबर 6 पे हम लोग केस देख रहे थे, उसी केस को मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या उठा था। द कंट्रोवर्सी इन इंडिया वेदर द माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। क्या इंडिया में भी ये सवाल उठा था कि क्या जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वाइड होता है? वाइड का मतलब मीन्स कि प्रारंभ से ही शून्य होता है, या वाइडेबल होता है कि जिसने एग्रीमेंट किया है उसके इच्छा पर निर्भर करता है कि वो वाइड भी करा सकता है, वाइडेबल भी करा सकता है। वी रिजॉल्व बाय प्रीवी काउंसिल इन, प्रीवी काउंसिल के द्वारा ये समस्या को समाप्त किया गया था। किस केस में? मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में ये मामला समाप्त किया गया था। इस केस में क्या बताया गया था? इन दिस केस ब्रह्मोदत्त हु इज अ महाजन, ब्रह्मोदत्त जो था इसमें एक महाजन था। महाजन का मतलब बनिया था, वो लोगों को पैसा देता था, साहूकार था, महाजन था। कैरिड आउट बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग, उसने एक बिजनेस किया था। किस चीज़ का? मनी, लोगों को उधार पैसा देता था। थ्रू हिज एजेंट, अपने एजेंट के थ्रू उस लोगों को क्या करता था? पैसा देता था। धर्मोदास घोष माइनर, धर्मोदास घोष जो था यहाँ पे महाजन था। ब्रह्मोदत्त जो था वो महाजन था, और जो मोहरी बीबी था ये आप समझ जाइए ये लड़का है, ये लड़की का नाम नहीं है। धर्मोदास घोष जो है ये माइनर था। अप्रूव्ड द एजेंट एट महाजन फॉर ए लोन, ये महाजन के पास गया किस चीज़ के लिए? लोन के लिए गया। ये केस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये केस समझा रहा हूँ मैं इस तरह से, नहीं तो इस केस को उतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। ही वॉज माइनर एंड रिप्रेजेंटेड हिम टू बी अ मेजर। ये लड़का जो था, जो कि अभी आपका इसका नाम दिखाया, जो धर्मोदास घोष था, ये माइनर था, लेकिन ये अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं मेजर हो गया हूँ। एजेंट वॉज अवेयर दैट, एजेंट इस बात को जानता था कि ये जो लड़का है, ये जो धर्मोदास नाम का लड़का है, ये माइनर है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? धर्मोदास को माइनर होते हुए भी मेजर समझ करके उसको क्या कर दिया? लोन दे दिया, एग्रीड कर लिया। वास मेड बिटवीन महाजन एंड माइनर थ्रू एजेंट, माइनर का जो मीन्स की जो एजेंट था, उस एजेंट से इसने क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया। और ये माइनर होने के साथ साथ क्या कर लिया? अपने आप को बताया कि ना मैं मेजर हो गया हूँ, मैं लोन ले सकता हूँ। और जो लोन देने वाला भी था वो भी जानता था कि नहीं ये माइनर है, फिर भी उसने क्या किया? लोन दिया। महाजन मेड अ पार्ट पेमेंट, महाजन ने उसको एक पार्ट पेमेंट कर दिया, जो वो लोन लेने गया था उसका एक पार्ट पेमेंट कर दिया। सर्टेन सम ऑफ मनी एंड माइनर मॉर्गेज, माइनर ने अपना जमीन क्या कर दिया? उसको मॉर्गेज कर दिया। हिज टू प्रॉपर्टीज, धर्मोदास मदर, धर्मोदास के पास 2 प्रॉपर्टी थी। जो माइनर था उस माइनर के पास 2 प्रॉपर्टी थी। एक उसके पास, फिर उसकी मदर आती है। फाइल अ सूट टू कैंसल द मॉर्गेज,
भाई जब किसी से कोई लोन लेता है साहूकार से तो क्या करता है, अपने घर के अपने ज़मीन जायदाद की कागज ही रख करके तो लोन लेता है, ऐसे तो साहूकार लोन देता नहीं है। तो ये लड़का क्या किया था, अपने आप को माइनर बता के और वो जानता भी था, जिसने लोन दिया था वो जानता भी था कि नहीं ये माइनर है, फिर भी उसको लोन दिया था, इसने अपना कागज दे दिया था। तो इसकी मम्मी जो ये धर्मोदास की माता श्री थी, इन्होंने केस फाइल किया उस महाजन के ऊपर कि देखो हमारा बेटा माइनर था, तुमको ये बात पता थी कि हमारा बेटा माइनर है, फिर भी तुमने उसको क्या कर दिया था, लोन दिया था, और लोन देने के बाद हमारी ज़मीन का तुमने कागज रख लिया, हमारा कागज तुम वापस करो। अब इस केस में क्या हुआ, ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज अ माइनर महाजन राइज द फॉलोइंग कंट्रोवर्सीज, माइनर एग्रीमेंट इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट वाइड एग्रीमेंट। यहाँ पे बताया, अब महाजन के द्वारा कहा जा रहा है जो माइनर के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया है वो वाइडेबल है, यहाँ पे वो वाइड नहीं करार होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था कोर्ट के द्वारा, ये कोर्ट के द्वारा ये प्रिंसिपल बताया गया था कि स्टॉप किया जाएगा, जिसने जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे स्टॉप होगा, माइनर के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये बात सेक्शन नंबर 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता दिया गया है, सेक्शन नंबर 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये दोनों बातें बता दिया गया है कि जब भी आप माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो ये मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं मेंस के अपने नोट्स से ये आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब फिर मैं आता हूँ उसी पेज नंबर 6 पे, और उसी पेज नंबर 6 पे मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 6 पे कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का देखिए यहाँ पे भी जिक्र किया गया है, धारा 64 और 65 के तहत अधिनियम उत्तरदायी नहीं है। मीन्स की धारा 64 और 65 में बता दिया है कि ये अधिनियम जो है वो उत्तरदायी नहीं है इसके प्रति, यही बात बताई गई है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में कि आप अगर माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ शून्य होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा माइनर के साथ, इसीलिए एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अब नेक्स्ट केस के बारे में। ये केस इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो केस को मैंने आपको ज़्यादातर समय लिया उसको बताने में। खान गुल बनाम लखा सिंह का केस है। अब देखिए ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये केस जो है मिस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं अंडी इन्फ्लुएंस की, मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो मिस रिप्रेजेंटेशन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 18 में आपको मिल जाता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 की, तो सेक्शन नंबर 15 में कोएर्सन मिलता है, सेक्शन नंबर 16 में अंडी इन्फ्लुएंस मिलता है, 17 में फ्रॉड मिलता है, 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन मिलता है, 20 से लेकर के 22 तक में मिस्टेक्स के बारे में बताया जा रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया जा रहा है। तो ये जो केस आपके पास आ रहा है खान गुल बनाम लखा सिंह का, ये मिस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड मामला है। इसमें क्या बताया जा रहा है, अवयस्क के विरुद्ध कोई भी विबंध लागू नहीं हो सकता। देखिए इस केस में भी बताया जा रहा है कि अवयस्क के द्वारा कोई भी अगर करार किया जा रहा है तो वो लागू नहीं होगा, भले ही उसने धोखा में काम किया हो या अपनी उम्र का मिथ्या व्यपदेशन मिस रिप्रेजेंटेशन किया, या तो धोखा देकर के किया, जैसे यहाँ पे धर्मोदास घोष के द्वारा दिया जा रहा था कि वो जानता था कि मैं खुद अभी माइनर हूँ, जो लोन देने वाला था जानता था कि हाँ ये माइनर है, लेकिन फिर भी अपने आप को ये क्या किया, मिस रिप्रेजेंट किया कि नहीं मैं मेजर हो गया हूँ और मैं अपने ज़मीन का कागज लाया हूँ, आप मेरे को क्या करिए, लोन दीजिए। तो वही बता रहा है कि अपनी उम्र का मिथ्या व्यपदेशन किया हो, अवयस्क को अवयस्कता का प्रतिरक्षा स्थापित करने से रोका जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि विधि के विरुद्ध कोई भी बंधन नहीं हो सकता है। विधि के विरुद्ध कोई भी जाकर के कोई भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अवयस्क को भी बंधन के आधार पर करार के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के द्वारा कर लिया गया है तो यहाँ पे माइनर को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, माइनर मुक्त है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जीरो होगा, शून्य होगा, वाइड एब इनिशियो होगा। शुरुआत से माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है। ये बात खान गुल बनाम लखा सिंह के मामले में आप लोगों ने देख लिया। अभी आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के भी केस में देख लिया कि कैपेसिटी टू इंटर से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों केस आपके लिए जरूर आएगा। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस आएगा, खान गुल बनाम लखा सिंह का केस आएगा, और भी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस है वो उन सभी केसेस को मैं दिखा देता हूं। देखिए लेस्ली लिमिटेड बनाम सेल का केस आ रहा है जो कि 1914 का मामला है। इसमें बताया गया न्यायालय ने अंग्रेजी विधि के प्रस्थापन रिस्टिट्यूशन के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया। पहला क्या दिया, यदि अवयस्क व्यक्ति अपनी आयु का मिथ्या मीन्स की मिस रिप्रेजेंटेशन करके संपत्ति या माल प्राप्त करता है तो उसे लौटाने का दायित्व सौंपा जा सकता है। उससे यह कहा जा सकता है कि बेटा जो तुमने सामान लिया है, जो तुमने पैसा लिया, वो क्या कर सकते हो, लौटा सकते हो, लेकिन सिर्फ जब
जब तक वो पता लगा ये ट्रेसेबल है। जब तक आप पता लगा सकते हैं तभी तक आप पता लगा सकते हैं, उसके बाद आप पता नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात बता रहा है, यदि अवयस्क ने माल बेच दिया तो उसे परिवर्तित कर दिया हो तो उस माल की कीमत संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो कोई सामान ले लिया होगा, माइनर अगर मेजर बन करके मिस रिप्रेजेंट करके अगर ले लिया तो उससे फिर वो रिकवर नहीं कराया जा सकता। अगर नहीं बेचा हो, कहीं पे वो नहीं सेल किया हो, तब तो उससे आप रिकवर करा सकते हैं। अगर कहीं बेच दिया हो तो आप उस पर जबरदस्ती नहीं बना सकते कि नहीं वो तुम सामान लेके आओ, किसी भी हाल में लेके आओ, इस प्रकार का आप उस पर बाउंडेशन नहीं कर सकते हैं। तीसरा बात बता रहा है, रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है जिसमें अवयस्क ने माल के स्थान पर धन या नगद प्राप्त किया है, क्योंकि प्रस्थापना वहीं बंद हो जाता है जहां पुनर्भुगतान आरंभ हो जाता है। रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रिपेमेंट्स बिगिन, ये बातें इसमें बताई गई थी। अब ये केस हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राघव चरियार का केस। अब हमारे पास आ रहा है फ्री कंसेंट से रिलेटेड केस आ रहा है। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट केस है उन सभी केस लॉ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो गया, कंसिडरेशन से हो गया, एक्सेप्टेंस से हो गया, मींस की जहां से भी केस आपका आ रहा है ऑफर से, एक्सेप्टेंस से, सभी केस को मैंने डिस्कस किया है। इसमें एक कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो कि आपके एग्जामिनेशन से बाहर आएगा तो कहां से आएगा, इसी केस में से तो आएगा, और बाहर से कहां से आ सकता है। तो दोस्तों आप इसको जरूर देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिएगा, 2 बार में नहीं समझ में आ रहा, 3 बार देखिएगा, लेकिन इन सभी केस को आप देख डालिएगा। आपके भविष्य के लिए ये बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। चिकम अमीराजू बनाम चिकम सिसम्मा का केस है, ये फ्री कंसेंट से रिलेटेड है। कंसेंट हमको कहां देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 30 में देखने के लिए कंसेंट मिलता है, और सेक्शन 14 में हमको फ्री कंसेंट के बारे में बताया जाता है। कंसेंट क्या होता है, हमारी सहमति के बारे में बताया जाता है। फ्री कंसेंट का मतलब कि जिसमें फ्री कंसेंट वो कंसेंट होता है जिसमें सेक्शन नंबर 15 ना हो, 15 का मतलब कोएर्सन ना हो, 16 ना हो, कोएर्सन का मतलब अंडी इन्फ्लुएंस ना हो, सेक्शन नंबर 17 ना हो जिसमें फ्रॉड ना हो, सेक्शन नंबर 18 हो जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, सेक्शन नंबर 19 ना हो जिसमें कि पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। फिर सेक्शन नंबर 20 से लेकर के 22 तक नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री कंसेंट कहते हैं। 20 से 22 में मिस्टेक के बारे में बताया गया। अगर ये सभी चीज़ नहीं होता है तो वो सेक्शन नंबर 14 होता है, उसी को हम लोग फ्री कंसेंट कहते हैं। कंसेंट तो 13 में डिफाइन कर दिया गया, जो मैंने आपको 14 में बताया गया है वो सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सभी सेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग सेक्शन नंबर 14 का फ्री कंसेंट कहते हैं। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे, बेयर एक्ट में सारी बातें आप ध्यान से पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को आपके बारे में पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप चले जाएंगे, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्ले लिस्ट बना है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको विस्तार से 1 घंटा में मैंने आपको समझाया है कि सेक्शन नंबर 14 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, मीन्स की शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 तक मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाने का वहाँ प्रयास किया, आपको वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम हो तो। इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, चिकम अम्मू बनाम राजू चिकम सिसम्मा का केस, आत्महत्या की धमकी प्रपीड़न है, मीन्स की कोएर्सन में फॉल करता है। ये आत्महत्या किस में दिया गया है, कोएर्सन कहाँ दिया गया, सेक्शन नंबर 15 में दिया गया। सेक्शन नंबर 15 किस में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में ये कोएर्सन के बारे में दिया गया है कि प्रपीड़न करना, किसी को प्रपीड़ करना, किसी को उकसाना, ये प्रपीड़न के बारे में दिया गया। आत्महत्या की धमकी, जैसे मैं अपने घर पर धमकी दे रहा हूँ कि मेरे को पैसा नहीं, मेरे को गाड़ी नहीं दिया जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर वालों को डरा रहा हूँ, कोएर्सन कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी के सेंटिमेंटल को हर्ट करने की फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी बातें बता रहा हूँ। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है, अस्करी मिर्जा बनाम बीबीजी किशोरी का मामला आ रहा है। इसमें बताया जाए अभियोजन की धमकी से बचने के लिए की गई संविदा प्रपीड़न नहीं समझी जाएगी। मीन्स कि आदमी नहीं कह देता आई विल सी इन यू कोर्ट, इससे बचने के लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रपीड़न किसी को नहीं दे सकते, किसी को कोएर्सन नहीं दे सकते, मीन्स कि सेक्शन नंबर 15 आप यहाँ पे नहीं इंपोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद से जो हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट केस है, लाडली प्रसाद जायसवाल बनाम करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, ये 1963 का मामला है। इस केस में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि 16 मूलतः अंग्रेजी विधि से सामान्य नियमों पर आधारित है। जो धारा 16 है वो मूलतः अंग्रेजी विधि पर आधारित है, जिसमें अंडी इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। अंडी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार आपके पापा प्रॉपर्टी में डील करते हैं, जैसे गुरु चेला का रिलेशन हो गया, एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन हो गया, वही चीज़ इसमें यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 अंडी इन्फ्लुएंस मीन्स कि अपने शिष्य के ऊपर, अपने चेला के प्रति क्या करना, आप एक प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि यार तुम्हारे पापा प्रॉपर्टी में डील करते हैं, आप उनसे कह करके आप हमको एक सस्ते में प्रॉपर्टी दिला दो। ये क्या होता है, ये सेक्शन 16 के तहत ये अंड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जो कि सेक्शन नंबर 16 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो
रघुनाथ प्रसाद साहू बनाम सरजू प्रसाद साहू का केस आता है, जो कि 1924 का केस है। इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड के बारे में, सिद्धांत के बारे में बताया। अब देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। पक्षकारों के बीच संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की इच्छा पर अधिभावी होने में सक्षम हो। जैसे मैंने पहले बता दिया, क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशन, गुरु शिष्य का रिलेशन, जैसे गुरु जी हैं और उनका शिष्य है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, यहाँ पे ये क्या होता है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशन में आता है। सेकंड जो बता रहा है, एक बार इस स्थिति का निर्धारण कर लिया जाए तो केवल अनुचित सौदेबाजी पर ही विचार किया जाना चाहिए। तीसरी बात बताया जा रहा है, बराबरी के पक्षों के बीच केवल अविवेकपूर्ण सौदे अनुचित प्रभाव का अनुमान नहीं बनाते हैं। यह तथ्य कि सौदेबाजी की एक कठिन सौदा है, उपचार देने के लिए अपने आप में कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का कोई आधार नहीं है, ये बताया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने आपको बता दिया, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, यही अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड 2008 का ये मामला। इस मामले में देख लीजिए क्या बताया गया। कुछ परिस्थितियों में स्वीकृतिकर्ता का आचरण के साथ मौन रहना एक सकारात्मक कार्य का रूप लेकर स्वीकृति बन सकता है। अगर आप शांत रह रहे हैं, अगर आप मीटिंग में गए हैं, मीटिंग में आप शांत हैं, आपसे भी बात पूछी जा रही है, सभी से पूछी जा रही है, सभी वहाँ पे सर हिला रहे हैं कि हाँ मैं स्वीकृति दे रहा हूँ, और आप स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं, अगर आप शांत भी बैठे हैं तो आप माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। यही बात इस केस में बताया जा रहा है। फिर ये केस हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है, आप चाहेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो यहाँ पे आता है, शून्य और शून्यकरणीय संविदा, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी वॉइड हम लोग पढ़ते हैं तो इसको कभी कभी लिख के आ जाता है वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो ये हमारा लैटिन वर्ड है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही शून्य। आपको अक्सर वॉइड देखने को मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको परेशान करने के लिए ये पूरा लिख दिया जाता है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है? आपको तो समझ में बस इतना ही आता है कि हम वॉइड देखें हैं तो हाँ, सेक्शन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब क्या होता है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये वॉइड के कैटेगरी में आता है। लेकिन जब आप वॉइड एब इनिशियो देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि यार ये कौन सा ऑप्शन दे दिया। तो इसका मतलब ही वॉइड एब इनिशियो भी का मतलब होता है शून्य। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे कि मैं मान रहा हूं कि गलती मेरी भी है, गलती आपकी भी है, चलिए दोनों लोग मिल करके क्या कर लेना है, मांडुली कर लेना है, बीच वाली कर लेना है। चलिए आप अपनी गलती छुपा लीजिए, मैं अपनी गलती छुपा लेता हूं, उसको क्या कहते हैं, वॉइडेबल कहते हैं। दोनों पक्षों की सहमति पे डिपेंड होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि शून्य होता है शुरुआत से ही। जैसे माइनर का कोई एग्रीमेंट किया, माइनर के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, वो शुरुआत से ही शून्य है, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता है ना, वही बात बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन बनाम बजरोनाथ गांगुली 1986 का केस है। आप लोग अब इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये केस आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा है, इस केस को और कहाँ आपने पढ़ा है। मैं रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे तो आपको ये केस मिल जाएगा। अब आर्टिकल नंबर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा किस आर्टिकल का ये केस है। मैंने इतना रेफरेंस में आपको बता दिया। सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन बनाम बजरोनाथ गांगुली का ये केस है। देखिए इसमें क्या बताएगा। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि लोक नीति के समय के साथ परिवर्तन, समुचित विस्तार और संशोधन किया जा सकता है। लोक नीति के नए तत्वों को मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में विकसित किया जा सकता है। ये बात बताया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस है। फिर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस आता है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये भी केस किस चीज़ से है, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से। अभी जो मैंने पीछे ही बताया था इसकी कहानी, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब देख लीजिए ये वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है, मीन्स कि जो छद्म का करार होता है उस करार के बारे में बता रहा है। घटना अनिश्चित होनी चाहिए, घटना जो होनी चाहिए वो अनिश्चित होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों के लिए लाभ या हानि की पारस्परिक संभावना हो। तीसरी बात बता रहा है जीतने या हारने के सिवाय पक्षकारों का कोई हित नहीं होना चाहिए इसमें। चौथी बात बताया जा रहा है न ही पक्षकारों को घटना के घटित होने या घटित न होने पर कोई नियंत्रण होना चाहिए। चारों बातें कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में बताई गई है। उसके बाद से जो हमारा इंपॉर्टेंट केस आ रहा है वो सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनी नाम का केस आ रहा है, मुंगनी बांगुर का केस आ रहा है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारत असंभवता के सिद्धांत अंग्रेजी विधि के नैसर्गिक न्यास का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के समान है। जो भारत का असंभाव्यता का सिद्धांत है जिसमें असंभव कार्य को किया जा सकता है, इसी तरह जो अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से ये रिलेटेड है। ये सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम के केस में बता दिया गया है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट केस है वही हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है उस केस पे हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब जो हमारा केस आ रहा है
वो देखिए क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आ रहा है। अब इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट केस है चैपल बनाम कूपर का मामला, आवश्यकताएं क्या है, इस केस को करने के लिए आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकताओं का तात्पर्य उन चीज़ों से होता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को उसकी स्थिति के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह किसी विशेष अवयस्क के संपत्ति और परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। आवश्यकता व्यक्ति की परिस्थिति और वास्तविक प्रतिपादन के समय उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। ये बात चैंपल बनाम कूपर के बाद में बता दिए, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये मामला है। अब इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट मामला आ जाएगा वो ललितेश्वर प्रसाद बनाम बलेश्वर प्रसाद का मामला आएगा 1968 का। इसमें देखिए, जब संविदा के अनुच्छेद 299 सब क्लॉज 1, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये मामला है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट 299 में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है। 299 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। वही बताया जा रहा है के अपालन में करार शून्य हो जाती है। अगर मान लीजिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट करना था, जिस प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्ट करना था, वो प्रिंसिपल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, वो करार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे जमीन हमारे नाम से है नहीं है, जमीन हमारे पापा के नाम से है, तो जमीन कौन बेचेगा? हम बेचेंगे कि हमारे पापा बेचेंगे? हमारे पापा बेचेंगे, तब वो वैलिड होगा। जब हम बेचेंगे तो वो करार शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं है। तो पक्षकारों के अधिकार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। जिसकी है वही, जिसके हैसियत में है वही अपने हैसियत में वो किसी चीज़ को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 299 सब क्लॉज 1 के साथ आप पढ़ सकते हैं। देखिए मेसर्स बनाम मैकफर्सन, ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है आपके लिए। अब इंपॉर्टेंट केस जो हो सकता है वो अब डैमेजेस से रिलेटेड आप केस देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा डैमेजेस से रिलेटेड। ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हैंडली बनाम बैक्सैंडेल का केस। जो इसमें इंपॉर्टेंट केस है उस केस को देखा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही चीज़ को आपको पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में आएगा। फर्जी चीज़ को आप पढ़ करके क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे। अब देखिए ये केस इंपॉर्टेंट है। जब दो पक्षकारों ने एक संविदा की हो जो उनमें से एक ने भंग कर दिया हो, तो दूसरे पक्षकार ने संविदा का उल्लंघन के संबंध में जो क्षतिपूर्ति दूसरे पक्षकार को मिलनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो अन्य पक्ष के संविदा के उल्लंघन के संबंध में उचित और युक्त रूप से उन पर सामान्य परिस्थितियों से प्राकृतिक रूप से विचार किया जा सके, या उनके द्वारा संविदा किए जाने के समय पक्षकारों को ध्यान में उचित रूप से उत्पन्न हो सके। ये हैंडल वर्सेस बैक्सैंडेल के केस में ये बात बता दी गई थी। अब भारत संघ बनाम वेस्ट पंजाब फैक्ट्रीज के मामले में क्या हुआ था? क्षति के समय बाजार मूल्य क्षतिपूर्ति प्रदान की जाने के लिए एक उचित मापन है। जो क्षति हुआ है उस क्षति को प्रदान करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस आ रहा है वो ये आ रहा है, मुरलीधर बनाम हरिश्चंद्र का केस आ रहा है। देखिए सामान्यतः क्षतिपूर्ति की गणना किए जाने वाले दो सिद्धांत हैं। अब कौन कौन से सिद्धांत है? पहला, सबसे पहले जहां तक संभव हो जिसे उल्लंघन से हानि हुआ है, जिसके भी उस उल्लंघन से हानि हुआ है उसे यथासंभव धन से अच्छी स्थिति में कर सकते हैं, जैसे कि संविदा की हो गई हो। दूसरा, द्वितीयवादी इस कर्तव्य के अधीन है कि हानि को कम करने के लिए सभी उचित सावधानी बरते। मीन्स कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, किसी भी प्रकार का आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते समय सावधानी बरतिए। जैसे वहाँ पे जैसे मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास के घोष के केस में उसने क्या किया था? सावधानी नहीं बरता। उसने सोचा कि चलो हम जान रहे हैं बच्चा है, ये जान रहा है बच्चा है, लेकिन समाज तो नहीं जान रहा है ना कि ये बच्चा है। अब ये देखने में भी बड़ा सा लग रहा है कि ये क्या हो गया, मेजर हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या कर रहा है? लोन देने वाला असावधानी कर दिया थोड़े से लाभ के लिए, और थोड़े से लाभ के चक्कर में क्या हो गया, उसका जो अपना भी जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी चला गया। तो वही बता रहा है, कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट करिए तो कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की भावना रखिए कि आपका डैमेज ना हो। आप कोई भी शर्त को पढ़ते हैं तो उसको आप ध्यान से शर्त को पढ़िए। जैसे कि कभी भी आप शेयर मार्केट का में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लिख देता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो कि छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है। आदमी उसको पढ़ ही नहीं पाता है कभी कि क्या क्या इसमें सारी चीज़ें लिखा है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करिए, कोई भी चीज़ करिए तो आप उसको सावधानी पूर्वक आप पहले पढ़ लीजिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिए, जिससे कि आपको डैमेजेस नहीं झेलना पड़े। अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस आता है वो हम हमारे हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली का केस है। के बाद में मस्जिद की मरम्मत के लिए एक व्यक्ति ने 500 रुपये चंदा के रूप में देने के लिए कहा। यहाँ पे एक व्यक्ति है वो 500 रुपये चंदा के रूप में मस्जिद के मरम्मत के लिए देने के लिए कहा। मस्जिद के मरम्मत हेतु कदम नहीं उठाया गया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चंदा देने का
चंदा देने का जो वचन था वो प्रतिफल रहित था। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन की बात नहीं की जा रही है। जब हम कंसिडरेशन की बात करेंगे तो हमको सेक्शन नंबर 2D याद आना चाहिए। यहाँ पे प्रतिफल रहित था और परिणाम स्वरूप बंधनकारी नहीं था। तो इस प्रकार यहाँ पे वो बाइंडिंग नहीं है कि अगर तुमने कहा है कि 500 रुपया दोगे, तुम 500 रुपया दिए होते तो क्या हुआ था, मस्जिद का निर्माण हुआ होता, मीन्स कि उसका कंस्ट्रक्शन जो टूटा फूटा है उसको बनवाया जाता। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं था, केस किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी बाउंडेशन नहीं था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है, जो इंपॉर्टेंट केस है, उस केस को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको हैंड रिटेन में हो सकता है, जिस भी फॉर्म में हो सकता है उस फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आऊंगा। देखिए नेक्स्ट केस है राज लकी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का केस है। ये मैट्रिमोनियल से रिलेटेड ये केस है और इसी से रिलेटेड एक और केस ला है जो कि मैं लेके नहीं आ पाया हूं आपके वीडियो के माध्यम से, उसको मैं अभी पढ़ करके सुना दूंगा। वो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस है। ये राज लकी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का केस है, ये इंडियन केस है और इसी से रिलेटेड वो फॉरेन का केस है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस, वो भी इंपॉर्टेंट केस है। देखिए पहले इसको मैं बता दे रहा हूं। जहां संविदात्मक संबंध पति पत्नी के मध्य झगड़े के कारण उत्पन्न हुआ हो, वहां वे निकट संबंधी हो गए, परंतु नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह में उस केस को नहीं माना जाएगा। इस केस को नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का केस नहीं माना जाएगा कि हस्बैंड वाइफ झगड़ा किए हैं, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह है। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास केस आता है जो कि इंग्लिश केस है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस है। इस वाद में एक पति था और एक पत्नी थी। दोनों क्या करते थे, पति पत्नी को पैसा देता था। पति मीन्स की शिलोंग में रहता था, शिलोंग में वो काम करता था, पत्नी को उसके घर लेके आया था। अब उसकी पत्नी विदेश में ही कहीं रहती थी, तो वो पत्नी को घर लाया था, तो वहाँ पे वो बीमार पड़ गई थी शिलोंग में। उसकी पत्नी उसकी शिलोंग की थी, पत्नी उसकी बीमार पड़ गई शिलोंग में। तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुम यहीं पर रह जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं लंदन कमाने जा रहा हूँ, मैं वहाँ से क्या करूँगा, पैसा भेजता रहूँगा, तुम यहाँ पे अपना इलाज कराती रहना। पति क्या क्या कुछ दिन पैसा भेजा, लेकिन कुछ दिन बाद वो पैसा भेजना बंद कर दिया। न्यायालय ने इस बात को जमीनी स्तर से, तब महिला के द्वारा केस लाया गया कि भाई तुम पैसा क्यों नहीं भेज रहे हो। तो न्यायालय ने कहा कि ये आपसी मामला है, भाई तुम दोनों का है, वो पैसा भेज रहा है क्यों नहीं भेज रहा है, तुम दोनों का किस तरह से संबंध चल रहा है, ये आपसी मामला है। इसमें किसी भी प्रकार का आप केस नहीं कर सकते कि हमारा हस्बैंड हमको पैसा नहीं भेज रहा है। तो ये अंग्रेजी मामला है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का मामला है, और ये हिंदी मामला है, राज लकी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का मामला है। हिंदी मानने का मतलब ये भारत का मामला है, वो इंग्लैंड का मामला है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस। मैंने दोनों केस को आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जस्टिस बोरो, इनका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत चलता है। जस्टिस बोरो ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। अब क्या प्रिंसिपल दिया था, यहाँ पे प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, क्या प्रिंसिपल दिया था, रिचर्डसन बनाम मेलिस के केस में इन्होंने प्रिंसिपल दिया, विवाह में दलाली का करार। यहाँ पे क्या होता है, ये वाइड होता है। विवाह में अगर किसी भी प्रकार के शादी में आप दलाली का करार करते हैं तो वो वाइड होगा। शत्रु देश के नागरिकों से व्यापार का अगर करार कर रहे हैं तो वो भी वाइड होगा। मुकदमेबाजी बढ़ाने का करार कर रहे हैं, मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी वाइड होगा। अपराध छिपाने का अगर करार कर रहे हैं तो वो भी वाइड होगा। मुकदमा को कमजोर करने का अगर करार कर रहे हैं तो वो भी वाइड होगा। फिर न्याय दिलाने में हस्तक्षेप करने का मामला है, ये भी वॉइड होगा। सार्वजनिक कार्यालय बेचने का अगर करार कर रहे हैं तो वह भी वॉइड होगा। करार द्वारा नीलामी की बोली आप बढ़ावाना चाहते हैं, पहले से एग्रीमेंट कर लिए, हम लोग करार नीलामी हो रहा है उसमें खूब बोली बढ़वाया जाएगा, तो ये सभी क्या होगा, ये सभी आपके लिए वो होगा, वॉइड की कैटेगरी में आएगा। मीन्स कि शुरुआत से ही ये शून्यता की कैटेगरी में आएगा। ये माइनर एग्रीमेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया है। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष के केस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों इसमें जितना हो सकता था उन सभी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लाने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों अब आप लोगों का जैसा सुझाव आएगा मैं नेक्स्ट लॉ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। या तो इंडियन एविडेंस एक्ट मेरे अकॉर्डिंग मैं ला सकता हूँ, या फिर उससे क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हो सकता है तो मैं केस लॉ लेकर के कल आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। दोस्तों अगर हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच कर सकें। थैंक यू।